नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखिए, दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो कि आर्टिकल 19 में हमें दिया गया है वो कर्टेल हो जाता है। बट अगर हम इन दोनों शब्दों के प्रयोग की बात करें तो दोनों का यूज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। अब क्या डिफरेंस है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो आर्टिकल 22 में हमें 7 क्लॉजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्लॉज 1 एंड 2 उन राइट्स की बात करते हैं जो कि हमें मिलते हैं इन केस वी आर अरेस्टेड, एंड क्लॉज 3 टू क्लॉज 7 उन राइट्स की बात करता है जहां पर हमें डिटेन किया जाता है, यानी कि प्रिवेंटेड डिटेंशन में रखा जाता है। तो ये सभी क्लॉजेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब किया। मुझे उम्मीद है कि डेली बेसिस पे जो यूपीएससी से जुड़ा हुआ कंटेंट यहाँ पे आपको भेजा जाता है, आप उसका फायदा उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। देखिए, आर्टिकल 22 में जैसे कि मैंने आपको कहा, दो तरह की डिटेंशन की बात की गई है, या दो तरीके से आपका फ्रीडम कर्टेल करने की बात की गई है। पहला है अरेस्ट। नाउ अरेस्ट कब किया जाता है, हमें समझने की जरूरत है कि अरेस्ट तब किया जाता है जब हम पे कोई आरोप लगता है कि हमने कोई क्राइम किया है या ऑफेंस किया है। सो बेसिकली ये एक प्यूनिटिव डिटेंशन होती है जहां पर हम पे आरोप लगता है कि भाई हमने कोई क्राइम किया है। सो क्रिमिनल लॉ के तहत हमें अरेस्ट किया जाता है। ना जब हमें अरेस्ट किया जाता है, जिस दिन से हमें अरेस्ट किया जाता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रायल होता है, और जितना समय हम जेल में रहते हैं तो वो हमारी सजा में भी काउंट हो जाता है। सो प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए जो अरेस्ट शब्द है वो यूज किया जाता है। एंड इस केस में हमें क्या अधिकार है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रिवेंटिव डिटेंशन की, नो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि आपको डिटेन किया जाता है, आपके फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, आपको कस्टडी में रखा जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि आपने कोई अपराध किया है, लेकिन इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को यह शक होता है कि आप कोई अपराध या तो कर सकते हैं और यू कैन अबेट अ क्राइम, यानी कि आप किसी अपराध करने को शय दे सकते हैं, अपराध करने के लिए किसी को उकसा सकते हैं। सो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन आ जाता है। सो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वेयर इन अ पर्सन इज डिटेन्ड ऑन द रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट ही और शी मे कमिट और अबेट एन ऑफेंस। सो ये दोनों ही यहाँ पर केसेस यहाँ पे कवर किए गए हैं आर्टिकल 22 में। एंड कहीं ना कहीं आर्टिकल 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग भी करता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है, हमेशा क्रिटिसाइज भी किया गया है इस चीज को, कि हमारा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून यहाँ पे लाया जाता है आर्टिकल 22 के तहत, इसे मिस इंटरप्रेट करके मिस यूज किया जाता रहा है। खैर दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑफ डिबेट। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 में मैंने आपको बताया कि 7 क्लॉजेस हैं, जिसमें से क्लॉज 1 क्लॉज 2 ये दोनों बात करते हैं अरेस्ट की, एंड अरेस्ट में हमें क्या अधिकार मिलते हैं। एंड इसमें जो क्लॉज 3 है वो एक यहां पर एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि भाई जो अरेस्ट वालों को अधिकार मिले हुए हैं, दैट इज क्लॉज 1 एंड 2 में जो अधिकार मिले हुए हैं, वो क्लॉज 3 कहता है कि भाई जिन्हें हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखेंगे उनके पास वो अधिकार नहीं होंगे। साथ ही में जो एनिमल एलियंस होंगे उनके पास भी अधिकार नहीं होंगे। क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्लॉज 6 क्लॉज 7 ये बात करते हैं उन लोगों की जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे जाएंगे। चलिए एक एक करके इन क्लॉजेस को देख लेते हैं। ना ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कहता है जो ऑब्जेक्टिव एक है इस आर्टिकल का, दैट इज प्रोवाइड फॉर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन बाय द स्टेट। सो बेसिकली आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करने की बात की गई है। उस ऑब्जेक्टिव से आर्टिकल 22 को लाया गया है कि कहीं स्टेट जब हमें अरेस्ट कर रही है या डिटेन कर रही है तो स्टेट अपनी मनमानी ना कर सके, पुलिस अपनी मनमानी ना कर सके। पुलिस को यहां पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या पाबंदियां हैं, खैर वो तो अभी हमें देखने को मिलेगा, बट देन अगेन उन पाबंदियों को ही यहां पर आर्टिकल 22 की शक्ल दी गई है। दूसरा क्या है जी, कहते हैं ये जो अधिकार है दैट इज आर्टिकल 22 में दिया गया जो अधिकार है, ये सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। तो यहां पर क्या कहा गया है वो आप देख लेते हैं। सो प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको बता ही दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम यहां पर जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 जो है वो यहां पर हम एक बार देख लेते हैं। क्लॉज 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है जी, कहता है जी नो पर्सन हु इज अरेस्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे सिटीजन का शब्द नहीं किया गया है यूज, यहाँ पे कहा गया नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as possible of the grounds of such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। बड़ा सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज का यूज किया गया है। आई होप कि आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले तो ये जो अधिकार मिला है सबको मिला हुआ है, चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो। दूसरा क्या कहता है जी, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है
जैसे ही उसे अरेस्ट किया जाता है, उसे आपको ग्राउंड्स बताने होंगे कि किस बिना पर, किस ग्राउंड के आधार पर आपने उसे अरेस्ट किया है। नोर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट। दूसरा ये कि आपको उस व्यक्ति को अधिकार देना होगा कि वो अपने मनपसंद के जो लॉयर हैं उनसे अपने आप को डिफेंड करवाने में हेल्प ले सके। तो बेसिकली अगर किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो पहले तो पुलिस की ड्यूटी है कि भाई उसे बताएंगे कि क्यों हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि भाई उसको ये मौका देना होगा। सो पुलिस आपके लिए ये प्रोविजन प्रोवाइड करती है कि वंस यू आर अरेस्टेड, आपके लिए कॉल अरेंज किया जाता है विद योर एडवोकेट। अगर आपको कोई एडवोकेट है, आप उसको बुला सकते हैं। तो ये सारी सुविधा आपको दी जाती है। चलिए, इससे जुड़ी हुई और क्या क्या बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो यहां पे कहता है जी, फर्स्ट पार्ट इज पिच्ड अराउंड द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ क्या है? दैट इज क्रिमिनल लॉ हमारे जो है उनके अराउंड फर्स्ट पार्ट यहां पे डील करता है। इट कॉन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स। तो यहां पर हमने देखा कि 2 राइट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, बाकी के जो 2 राइट्स हैं वो क्लॉज 2 में दिए गए हैं। पहला क्या राइट है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जो कि हमने क्लॉज 1 में देखा, एंड राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, जो कि हमने क्लॉज 1 में देखा। क्लॉज 2 में क्या और अधिकार हमें दिए गए हैं इन केस वी आर अरेस्टेड? तो कहता है जी, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। एंड चौथा क्या है? राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथॉराइजेस फर्दर डिटेंशन। सो सबसे पहले यहां पर हम सब यहां पे जान लें कि आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि भाई इन केस यू आर अरेस्टेड, पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएगी, जज के सामने लेकर जाएगी। एंड मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रेट के सामने जब आपको पेश किया जाएगा तो पुलिस वहां पर बताती है कि किस बिना पर हमने इसे यहां पे अरेस्ट किया है। नाउ अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपकी कस्टडी जो है वो पुलिस के पास देनी चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट आपको पुलिस कस्टडी में भेज देगा। सो हमें देखने को मिलता है कि 14 डेज की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। तो इस तरह से यहाँ पर अराउंड 15 डेज की एक मैक्सिमम लिमिट सेट होती है, उसके कम आपको यहाँ पर जो है पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। सो मैजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि अगर पुलिस यहाँ पे प्रूव कर दे, अपना केस प्रूव कर दे कि भाई आपको पुलिस कस्टडी में रखना जरूरी है, यानी कि पुलिस के पास रखना जरूरी है, और पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, तो पुलिस को मैजिस्ट्रेट अलाउ करता है कि ठीक है आप इनको पुलिस कस्टडी में रखिए। अगर ऐसा नहीं लगता है मैजिस्ट्रेट को, तो मैजिस्ट्रेट आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। सो ये जो है आर्टिकल 22 में कवर किया गया है क्लॉज 2 में, राइट। नाउ क्लॉज 2 कहता क्या? थोड़ा सा एक बार क्लॉज 2 को दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सो क्लॉज 2 क्या कह गया जी? कहते हैं जी, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate। So यानी कि मान लीजिए पुलिस ने आपको जंगल में अरेस्ट किया, ना जंगल से आपको जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है वहां तक लाने में मान लीजिए 26 घंटे लग गए, तो इन 26 घंटों को उन 24 घंटों में नहीं गिना जाएगा। तो बेसिकली पुलिस को इंश्योर करना है कि भाई जैसे ही पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने, जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली पुलिस जाकर गुजरात में किसी को अरेस्ट करती है, तो गुजरात में जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने दिल्ली पुलिस को आपको पेश करना होगा, ट्रांजिट रिमांड लेनी होगी, वहां से फिर दिल्ली आपको लाया जाएगा। सो ये यहां पर आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में कहा गया है। क्या कहते हैं जी? नो पर्सन शैल बी डिनाइड इन द कस्टडी, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। सो ये 2 चीजें आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 में हमें देखने को मिली। नाउ क्लॉज 3 क्या कहता है, थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। कहता है जी, नथिंग इन क्लॉज 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू एनिमी एलियंस। तो ये जो अरेस्ट के केस में आपको अधिकार मिले हुए हैं, अगर आप एक एनिमी एलियन हैं तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। एनिमी एलियन कौन होता है ये हमने पहले वैसे डिस्कस किया था, थोड़ा सा बता देता हूं। एनिमी एलियन वो व्यक्ति होता है जो कि भारत में है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, और जिस देश का वो नागरिक है भारत उस देश के साथ इन वॉर है, यानी कि युद्ध चल रहा है भारत का उस देश के साथ, तो उस व्यक्ति को एनिमी एलियन माना जाएगा। दूसरा, ये जो हमने अभी अधिकारों की बात की, दैट इज क्लॉज 1 एंड 2 में अधिकारों की बात की गई, ये किसको और अवेलेबल नहीं है? ये उस व्यक्ति को अवेलेबल नहीं है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया गया है। तो अब हम बात करेंगे क्लॉज 4 की एंड क्लॉज 5, 6, 7 की, उनमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। चलिए, तो यहां पर एक बार और थोड़ा सा हम क्लॉज 2 एंड 1 में जो दिए गए अधिकार हैं उसको सप्लीमेंट करती है एक डीके बसु की जजमेंट, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं जी, हमने देखा अभी हमने क्लॉज 1 एंड 2 में कुछ 4 अधिकारों की बात की, लेकिन इन 4 अधिकारों से काम पूरा नहीं होता, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डीके बसु की एक जजमेंट आई थी, उसमें कुछ 11 ऐसी गाइडलाइंस दी थी जहां पर जिन लोगों को अरेस्ट किया जाता है उनके कुछ अधिकारों को
आप कह सकते हैं एनलिस्ट किया था, ठीक है। सो वो कुछ 11 ऐसी गाइडलाइंस आई थी जो कि एनलिस्ट किया गया है। सो बेसिकली वहां पर इन गाइडलाइंस में ये होता है कि जो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है उसको नेम टैग होना चाहिए, पुलिस वाला जो है पुलिस स्टेशन के बाहर लिखेंगे कि किसे किसे अरेस्ट किया गया है, राइट। सो वो सारी चीजें आ जाती हैं। पुलिस वाला वहां पे जब अरेस्ट करने जाता है तो लेट्स से पंचनामा बनता है, ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं, ठीक है। सो ये 11 ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि इसमें कही गई हैं। कहता है जी दीज गाइडलाइंस सप्लीमेंट द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 22 एंड यही हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल सीआरपीसी जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें 50A भी दिया गया है, which imposes a legal obligation on the police to give information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends or relatives, etc. So again, in pursuance to this 50A, section 50A CRPC में लाया गया था, जिसके तहत पुलिस वालों के लिए मैंडेटरी है कि अगर वो किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें उस व्यक्ति के रिलेटिव को या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना होगा कि हमने इसे अरेस्ट किया है। चलिए, सो अब कुछ और यहाँ पर चीजें हैं जहां पर केस लॉज के साथ हम इन कुछ राइट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये केस आया था जहां पर ये कहा गया था क्या, दैट अ डिटेन्ड पर्सन शुड नो द कॉज ऑफ हिज डिटेंशन एंड इज एंटाइटल्ड टू लेट एनी थर्ड पर्सन नो द लोकेशन ऑफ हिज डिटेंशन। सो बेसिकली अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है उसे उसके ग्राउंड्स का पता होना चाहिए, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है एंड वो दूसरे पर्सन को बता सकता है। कैन बार काउंसिल पास अ रेजोल्यूशन नॉट टू डिफेंड सम पर्सन इन क्रिमिनल केसेस। अब देखिए हमने यहाँ पर आर्टिकल 22 में पढ़ा कि भाई हर एक व्यक्ति के पास जिसे अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपना एक लॉयर को एंगेज कर सके। लेकिन मान लीजिए लॉयर्स ने ये कह दिया जी हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे, क्या ये सही होगा? क्योंकि हमने कई बार देखा, अजमल का साहब के केस में भी देखा था और भी केसेस में हमें देखने को मिलता है कि मान लीजिए कहीं पे लॉयर के साथ ही लड़ाई हो जाए आपकी एंड आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो सारे लॉयर इकट्ठे हो जाते हैं, कहते जी हम नहीं इनको रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स से एडवोकेट्स यहाँ कह देते हैं। सो क्या बार काउंसिल की तरफ से अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो वो लीगल होगा? तो देयर वाज दिस केस AS मोहम्मद रफी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहां पर बार काउंसिल ऑफ कोयम्बटूर ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास किया था जहां पर एक पुलिसमैन ने लॉयर के साथ लड़ाई करी थी एंड जब उसे अरेस्ट किया गया तो लॉयर्स ने कहा जी हम इन्हें डिफेंड नहीं करेंगे, राइट। सो ऐसे में इस जो रेजोल्यूशन था जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि हम इसे डिफेंड नहीं करेंगे उसे इलीगल ठहराया गया था, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 22 से ठहराया गया था। नाउ तो दूसरी बात ये कि देखिए हमने अभी कहा कि भाई आप किसी को बियॉन्ड 24 आवर्स अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। आप जैसे ही अरेस्ट करते हैं किसी को उसको विदाउट एनी डिले विद इन 24 आवर आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है। लेकिन क्या होगा अगर आप उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेकर जाते, आप मतलब पुलिस नहीं लेकर जाती? तो ऐसे में हमें देखने को मिला कि केस आया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह। इस केस में जिसे अरेस्ट किया गया था उसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेकर जाया गया। सो बेसिकली यहां पर उस केस में यह कहा गया कि भाई देखिए इस व्यक्ति का राइट इन्फ्रिंज हुआ है एंड उसे कंपनसेशन दी गई थी। सो यहां पर इट इज नॉट अलाउड कि आप 24 आवर से ज्यादा बिना मैजिस्ट्रेट की किसी परमिशन के आप उसको रोक के रखें। सेकंड पार्ट की अब बात करते हैं जो कि क्लॉज 4 से हमें देखने को मिलता है। कहता है जी रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसे नेसेसरी इविल कहा गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन को नेसेसरी इविल कहा गया है, ऐसा क्यों? देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को नेसेसरी इविल इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को अक्सर इस वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है कि पॉलिटिकल मोटिव की वजह से उन्हें मिस यूज किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इसलिए अब देखिए होना भी जरूरी है। क्यों होना जरूरी है थोड़ा सा एंड में हम बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही थी, बट देन इसको मिस इंटरप्रेट एंड मिस यूज करने के लिए इसे कहा जाता है कि एक नेसेसरी इविल है। अब क्या जरूरत है प्रिवेंटिव डिटेंशन लाने की? सो कहता है जी एम ऑफ ब्रिंगिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन इनटू एग्जिस्टेंस वाज टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डिसरप्टिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, to prevent them from undermining the sanctity of the constitution, endangering the security of the state, disturbing the relation of India with foreign powers, or hindering maintenance of public order. So again, preventive detention किया क्यों जाता है? अगर आपने वो समझ लिया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या पर्पस है। अब देखिए सबसे पहले आपने कुछ लॉज का नाम सुना होगा, जैसे आपने न्यूज में अक्सर सुना होगा कि किसी व्यक्ति को UAPA के तहत अरेस्ट किया गया, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। टाडा का नाम आपने सुना होगा, पोटा का नाम आपने सुना होगा। ये जितने भी कानून हैं ये सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं यहाँ पर। नाउ आर्टिकल 22 क्लॉज 3 जो है
ये क्या कहता है, अभी ये तो हमने पढ़ लिया। खैर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 क्या कहता है, चलिए इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 कहता है कि भाई देयर विल बी एन अपर लिमिट फॉर डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। चलिए एक बार आर्टिकल 22 क्लॉज 4 को देखें। आर्टिकल 22 क्लॉज 4, सो ये राजी कहता है जी, नो लॉ providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a period longer than 3 months। यहां पर मैक्सिमम लिमिट लगा देंगे क्या कि भाई कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 3 महीने से ज्यादा किसी को अरेस्ट करने की अनुमति दे या डिटेन करने की अनुमति दे, अनलेस, क्या कहता है, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ, तो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन who are or have been or are qualified to be judges of high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is opinion sufficient cause for such detention। तो क्या कह दिया गया कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अपर लिमिट जो है, अगर आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रहे हो तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 3 महीने। लेकिन आपको लगता है कि भाई 3 महीने से ज्यादा समय के लिए उस व्यक्ति को आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे में आपको एक एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लेना होगा। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड होगा इसमें कौन होगा, इस एडवाइजरी बोर्ड में वो सभी लोग होंगे जो कि जज या तो हाई कोर्ट के रिटायर हुए हैं या एग्जिस्टिंग तौर पे जज हैं हाई कोर्ट की या फिर क्वालिफाइड हैं टू बी जजेस ऑफ हाई कोर्ट। एंड वो अगर ये अपने ओपिनियन में कह दें कि हाँ इस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा समय के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना जरूरी है, देन इन दैट केस ओनली आप उस व्यक्ति की प्रिवेंटिव डिटेंशन को 3 महीने से ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पर क्या कही गई है, चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो क्या कहता है जी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने इसके ग्राउंड्स पढ़े, तो क्या कह गया, हमने अभी क्या कहा कि भाई अपर लिमिट सेट की गई है, कितने समय के लिए आप अपर लिमिट रख सकते हैं, 3 महीने के लिए। दूसरा कहता है जी, अगर एडवाइजरी बोर्ड हो वो अगर कह दे तो आप इसको ज्यादा समय के लिए रख सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर आर्टिकल 22 क्लॉज 5 क्या कहता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 कहता है व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making representation of the against the order। सो क्या कह गया कि भाई देखिए, किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को एक ऑर्डर पास करके प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है, सो उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस व्यक्ति को किस वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है उसके ग्राउंड्स बताने होंगे, ठीक है। एंड कहता है जी जितनी जल्दी हो सके, कोई टाइम लिमिट नहीं देगी, कि जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी एक लॉयर को एंगेज करके प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ अपील करने के लिए। तो ये 2 चीजें यहां पर दी गई हैं, ठीक है जी। सो ये चीज दी गई है क्लॉज 5 में, बट इसी की एक एक्सेप्शन दे दी गई क्लॉज 6 में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। कहता है जी, नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स व्हिच सच अथॉरिटी कंसीडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द टू डिस्क्लोज। तो यहां पर आपको पहले तो कह दिया जी, आपको जितना जल्दी हो सके आपको उसको ग्राउंड बताने होंगे, लेकिन दूसरे क्लॉज में यहां पे कह दिया कि भाई अगर ये ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे आपको डिटेन किया गया, अगर ये ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनका डिस्क्लोजर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है, यानी कि अगर आपने उस व्यक्ति को बताया कि भाई हमने आपको क्यों डिटेन किया है और बताने से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आप उसको वो ग्राउंड्स बताएं। सो बेसिकली यहां पर एक क्या मिल गया, एक फ्रीडम मिल गया स्टेट को कि अगर आपको ऐसा एप्रीहेंशन है, अगर आपके माइंड से ऐसा लग रहा है आपको कि भाई अगर हमने लेट्स से जिसे डिटेन किया है उसे बता दिया कि भाई क्यों डिटेन किया है तो इससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो आप उसे मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सो ये एक एक्सेप्शन हो गया। सो इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि भाई जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है, फॉर्मली या लीगली उनको नहीं बताया जाता है कि हमने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्यों रखा होता है। हालांकि पता होता है उनको भी कि भाई ये इस वजह से शायद मुझे रखा गया होगा, लेकिन लीगली जब तक नहीं बताया जाएगा तो वो किस बेसिस पे जाकर पहली बात तो उनको डिटेन ही कर लिया गया, उनको कोई एडवोकेट दिया नहीं जा रहा है। तो दूसरी बात, अगर कोई उनको बाहर से लेट्स से डिफेंड करना भी चाहे तो किस बेसिस पे डिफेंड करेगा, क्योंकि सरकार कहती है जी हम अभी आपको नहीं बता सकते आपके ग्राउंड्स, ठीक है ना। क्लॉज 7 क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। अब देखिए यहां पर पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर दी गई है
और कहा गया है कि पार्लियामेंट कुछ सर्कमस्टांसेस इन सर्टेन केसेस कह सकती है जहां पर, यानी कि ऐसे केसेस की लिस्ट बना सकती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस की लिस्ट बना सकती है जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो टाइम है उसे पार्लियामेंट बढ़ा सकती है कानून बनाकर। क्या कह गया? कहता जी द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच a person may be detained for a period longer than the 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of advisory board in accordance with the provisions of clause A of clause 4 subclause A of clause 4। हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई आप किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम 3 महीने के लिए रख सकते हैं, और अगर आपको 3 महीने से ज्यादा रखना है तो उसी 3 महीने के दौरान आपको एक ओपिनियन लेना होगा, किसका? एडवाइजरी बोर्ड का, कि भाई हम इसे 3 महीने से ज्यादा रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर ओपिनियन में ये निकल के आ गया कि यहां रख लो तो आपको रखने दिया जाएगा 3 महीने से ज्यादा भी। लेकिन यहां पे क्या कह दिया कि भाई अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट कानून एक ऐसा ला सकती है या कानून के द्वारा ये कह सकती है कि अगर किसी को इस ग्राउंड के बेसिस पे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रहे हैं तो उसे एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लिए बिना हम 3 महीने से ज्यादा रखेंगे, या एक हायर लिमिट सेट कर सकती है पार्लियामेंट। सो बेसिकली यहां पर पार्लियामेंट के पास ये अधिकार दिया गया है। कहते हैं जी द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच any person may in class or classes of the cases be detained under any law providing for preventive detention। तो यहां पर मैक्सिमम पीरियड पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। दूसरा क्या कहता है जी द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन इंक्वायरी अंडर क्लॉज 4 सब क्लॉज ए। सो बेसिकली जो एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात की गई है अंडर क्लॉज 4, उसका भी क्या प्रोसीजर होगा, वो किस बेसिस पे अपने ओपिनियंस देगा, कैसे अपने ओपिनियंस देगा, वो भी पार्लियामेंट कानून के द्वारा तय कर सकती है। सो ये आर्टिकल 22 क्लॉज 7 जो है ये पार्लियामेंट के हाथ यहां पर बड़े करता है। ठीक है जी, चलिए सो अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देख लेते हैं। एंड वैसे तो मैंने आपको सारा समझा दिया, लेकिन कुछ और बातें अगर रह गई हैं तो यहां पर हमें पता चल जाएंगी। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 एंड 6 में मैंने आपको बता दिया कि भाई 22 में क्या कहा गया, 5 में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, आपको उसको बताना होगा, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको देनी होगी। क्लॉज 6 में हमने क्या कहा कि भाई अगर ना चाहे अथॉरिटीज तो वो उसे ना बताएं इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये चलेगा। क्लॉज 7 में क्या कहा गया वो मैंने आपको बता दिया। अब एक केस आया था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में मिस्टर AK गोपालन को रखा गया था और उन्होंने इसको चैलेंज किया था, लेकिन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि भाई देखिए अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है अंडर 22 तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करता है और ये इलीगल नहीं है, राइट। सो ये चीज यहां पे मैंने आपके लिए लिखी है कि भाई इसे चैलेंज किया गया था। एक नैरो इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली कहा जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ली, बट यस इट वाज डिक्लेयर्ड कि भाई 22 के तहत अगर किसी को रखा जा रहा है सो उसमें कोई इलीगल नहीं है। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था इसके कंटेक्स्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है जी इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, अब डॉक्टर BR अम्बेडकर बात कर रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री इट मे बी नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूटिव टू डिटेन अ पर्सन हु इज टेम्परिंग ईदर विद द पब्लिक ऑर्डर और विद द डिफेंस सर्विसेज ऑफ द कंट्री। In such case, I don't think that the exigency of liberty of an individual shall be above the interest of the state। So बिल्कुल सीधी सी बात है कि भाई अगर ऐसे जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस यानी कि तब के सर्कमस्टांसेस थे उनमें उन्होंने कहा कि भाई देखो कोई अगर व्यक्ति स्टेट की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल के राइट्स बड़े हो गए, आप इंडिविजुअल को डिटेन कर सकते हैं। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर नेसेसरी इवल देयरफॉर शुड बी यूज्ड बाय द स्टेट इन अ जुडिशियस मैनर। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए सो ये था जी आर्टिकल 22। मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।